हेलो जी, गुड इवनिंग, शुभ संध्या, नमस्ते। ऑडियो वीडियो सब क्लियर है? ऑल क्लियर? तो जी कैसे हैं आप और कैसा रहा आपका वीकेंड? गुड इवनिंग। कैसा था वीकेंड? आवाज आ रही है मेरी? ओके। ध्रुव स्वामिनी नाटक पढ़ा था हमने सैटरडे, समझ आया था। अभी आधा पढ़ा था, आधा हम आज पढ़ने वाले हैं उसको। तो स्टार्ट करें। सबसे पहले तो जो गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। वुमेन डे ऑफर जो चल रहा था वो अभी 2 दिन और बढ़ गया है। क्या है ये? ठीक है, एक्सटेंड हो गया है वो। तो अगर आपकी जानकारी में कोई है, मतलब जिसने भी कोर्स लेना है, तो अभी 2499 में दोनों पेपर मिल रहे हैं। 2 दिन का और समय है आपके पास। ठीक है, तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। गुड इवनिंग सुरुचि। सुरुचि न्यू स्टूडेंट हैं आप? गुड इवनिंग मेघा। वैसे मेरे पास 2 बार कमेंट शो हो रहे हैं या फिर आप 2 बार कर रहे हैं? नमस्ते। 2 बार कमेंट कर रहे हैं, 2 बार शो हो रहे हैं मेरे पास। तो ऑफर चल रहा है, इस ऑफर का लाभ उठाएं। अगर आपकी नॉलेज में, आपकी जानकारी में, आपके कांटेक्ट में कोई भी है जिसने लेना है, फिलर फॉर्म ज्वाइन करना है, कोर्स लेना है, तो वो ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, ओके। आज ही ज्वाइन किया आपने? यहां से आज पढ़ना है हमने ना। सबको 2 बार कमेंट शो हो रहे हैं क्या? मनीषा, मनीषा भी न्यू स्टूडेंट है। गुड इवनिंग। 2 बार शो हो रहे हैं मेरे पास, 2 बार शो हो रहे हैं। हाँ, मतलब एक बच्चे का कमेंट 2 बार। एक और न्यू स्टूडेंट, हाँ जी। नो मैम, नो मैम, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। ऐसे शो हो रहा है मेरे पास। चलो कोई बात नहीं, हो सकता है नेटवर्क प्रॉब्लम हो कोई। या मैं दोबारा स्टार्ट कर लेती हूँ, फिर नहीं तो आपके कमेंट ऊपर चले जाएंगे। 2-2 बार शो होगा तो मुझे दिखाई नहीं देगा, फिर आप बोलोगे मैम ने हमारा कमेंट नहीं पढ़ा। कैसे हैं सभी? किसी ने कुछ बताया नहीं कैसे हैं आप? आपका वीकेंड कैसा रहा? खूब इंजॉय किया होगा आपने तो, है ना?
इसीलिए कुछ बोल नहीं रहे, ऐसा मुझे प्रतीत हो रहा है। चलो, अभी तो आपका एक ही बार आ रहा है, अब एक बार ही आ रहा है, मैंने रिफ्रेश कर दिया। नहीं मैम, मुझे तो फीवर हो गया। अच्छा, आपको भी फीवर है, एसएस को भी फीवर है, दवाई लो और ध्यान रखो अपना, है ना। मौसम चेंज होता रहता है, कभी गर्मी सर्दी, तो फिर उस वजह से प्रॉब्लम हो जाती है, तो अपना ध्यान रखें। अंकिता का सर दर्द हो रहा है, मीन सारे मरीज बन के आए आज क्लास में। दवाई ले लो, अपना अपना ख्याल रखा करो, क्योंकि मौसम चेंज हो रहा है और आप पढ़ने वाले बच्चे हैं, पढ़ने वाले बच्चों को अपना बहुत ध्यान रखना पड़ता है ना, क्योंकि फिर पढ़ाई डिस्टर्ब हो जाती है। इसलिए अच्छे से खाया पिया करें, जिससे आपकी इम्यूनिटी जो है वो स्ट्रांग रहे, है ना। एक्सरसाइज किया करो, खाया पिया करो अच्छे से, तो अपना जितना ध्यान रखोगे एग्जाम टाइम में उतना अच्छा है ना। 2 बार कमेंट शो होने की स्कीम खत्म हो गई? नहीं, मैंने रिफ्रेश किया है, वो मुझे पता लग गया था नेटवर्क प्रॉब्लम है। चले, तो जो बच्चे बीमार हैं दवाई ले लें, अपना ध्यान रखें, ठीक है। यहां से पढ़ते हैं हम, पीछे हमने यहां तक पढ़ा था, ये मैंने आपको बता दिया था, ठीक है, ये मतलब पढ़ा दिया था आपको यहां तक। तो इसको थोड़ा सा इधर से मैं पढ़ना शुरू करती हूँ, ताकि आपको वो हो जाए, थोड़ा ध्यान रह जाए। जयशंकर प्रसाद ध्रुव स्वामिनी में प्रेम की अवधारणा के साथ आनंद और वेदना का गहरा आख्यान करते हैं, लेकिन विवाह की परंपरागत व्यवस्था की जटिलताओं में उलझकर तोड़ नहीं पाते। वह विवाह संस्था को भारतीय परिप्रेक्ष्य में सही मानते हैं, लेकिन यदि विवाह त्रासदी का रूप धारण कर ले, तो प्रसाद उससे मुक्ति पर भी बल देते हैं। ध्रुव स्वामी नाटक में इसी नारी मुक्ति का प्रमाण निहित है। प्रमाण मतलब सबूत, तो इसी नारी मुक्ति का प्रमाण इसमें निहित है, जैसे कि हमने देखा था। शकराज युद्ध में मारा जाता है और ऐसी स्थिति में भी ध्रुव स्वामिनी विवाहेतर संबंध और विवाह मुक्ति के द्वंद में फंसी हुई है, ठीक है। विवाह विवाहेतर मतलब विवाह से इतर, यानी कि विवाह से अलग जो संबंध है उसमें, और जिसके साथ उसका विवाह हो चुका है उसके साथ मुक्ति के द्वंद में फंसी हुई है वो, है ना। तो कौन है वो? स्कंदगुप्त और चंद्रगुप्त दोनों, मीन्स चंद्रगुप्त उसका प्रेमी है और स्कंदगुप्त उसका पति है। तो जिसके साथ, जो उसका पति है, जिसके साथ उसकी शादी हुई है ना, वो उसको मतलब कोई परवाह नहीं है, वो उसको देने के लिए तैयार है ना। और जो चंद्रगुप्त है वो उससे प्रेम तो करता है, लेकिन वो शांति बना के रखना चाहता है राज्य में, इसलिए वो क्या करता है, ध्रुव स्वामिनी को छोड़ देता है और अपने भाई के साथ उसका विवाह होने देता है। वो कलह क्लेश नहीं चाहता है अपने घर में, अपने परिवार में और अपने राज्य में, इसलिए क्या करता है, वो ध्रुव स्वामिनी को भी छोड़ देता है और क्या करता है, मतलब कुछ भी एक्शन नहीं लेता है वो, है ना। तो ध्रुव स्वामिनी जो है, ध्रुव स्वामिनी की शादी हो चुकी है स्कंदगुप्त के साथ, और यहाँ पे बताया हुआ है कि शकराज जब युद्ध में मारा जाता है, शकराज युद्ध में मारा जाता है और ऐसी स्थिति में भी ध्रुव स्वामिनी कहाँ पर फंसी हुई है। शकराज कौन है? जो विद्रोही राजा था, है ना, जो मतलब मांग कर रहा था कि ध्रुव स्वामिनी को मुझे दिया जाए, है ना। अगर तुमने अपने राज्य को बचाना है तो ध्रुव स्वामिनी मुझे दे दो, है ना। तो शकराज जो है, चंद्रगुप्त उसको युद्ध में मार देता है, फिर भी क्या बता रहे हैं यहाँ पर कि जो ध्रुव स्वामिनी है वो विवाहेतर संबंध और विवाह से मुक्ति के द्वंद में अभी भी फंसी हुई है। वह चंद्रगुप्त का वरण कर सकती है, किंतु उसे अपने प्रेम के झुकाव के प्रति गहरा संदेह होता है। वो मंदाकिनी से क्या कहती है, दुर्ग की विजय मेरी सफलता है या मेरा दुर्भाग्य, इसे मैं नहीं समझ सकी हूं। अब यहाँ पे वो विजय प्राप्त कर लेती है ध्रुव स्वामिनी, है ना, जब चंद्रगुप्त को वो साथ लेकर के जाती है
और जो चंद्रगुप्त है वो स्त्री का भेष धारण करके क्या करता है, वहां पर जाता है और शकराज को वो मार देता है। तो ध्रुव स्वामिनी की विजय हो जाती है इसमें, क्योंकि ध्रुव स्वामिनी ही क्या करती है, कदम उठाती है। वो मीन्स उस चीज को एक्सेप्ट नहीं करती है कि हाँ मुझे मतलब दे दिया जाए मुझे किसी दूसरे राजा को, है ना। वो उस चीज को एक्सेप्ट नहीं करती है, वो अन्याय के विरुद्ध लड़ती है, वो खुद ही एक नारी होकर के लड़ने का साहस रखती है और साहस करती भी है, और चंद्रगुप्त को वो साथ लेकर के जाती है। अब दुर्ग की विजय पाके वो सफलता प्राप्त कर लेती है, लेकिन फिर भी वो क्या कह रही है मंदाकिनी से, ये मंदाकिनी से कह रही है, ध्यान रखेंगे इसको, इंपॉर्टेंट कथन है। दुर्ग की विजय मेरी सफलता है या मेरा दुर्भाग्य है, इसे मैं नहीं समझ सकी हूँ। राजा से मैं सामना करना नहीं चाहती। राजा कौन है? स्कंदगुप्त। राजा से मैं सामना करना नहीं चाहती। पृथ्वी तल से जैसे एक साकार घृणा निकलकर मुझे अपने पीछे लौटने का संकेत कर रही है। क्यों? क्या यह मेरे मन का कलुष है? क्या मैं मानसिक पाप कर रही हूं? तो ये कौन कह रहा है? ध्रुव स्वामिनी किससे कह रही है? मंदाकिनी से, है ना। तो कथन जो है वो बहुत ही ध्यान से नोट भी कर लेना अपने पास। ध्रुव स्वामिनी कह रही है मंदाकिनी से। ध्रुव स्वामिनी और चंद्रगुप्त का पुनर्लग्न प्रसाद की प्रगतिशीलता है, क्योंकि पौरुष के बल पर स्त्री को दासी मानने वाले रामगुप्त की मृत्यु के बाद वह, अच्छा मैं स्कंदगुप्त बोल रही हूँ इतनी देर से, सॉरी, एक्चुअली मेरे माइंड से स्किप हो गया था, रामगुप्त है नाम, है ना, सॉरी सॉरी। कहाँ थे हम? एक मिनट मेरे को कंफर्म करने दो, मैं खुद कंफ्यूज हो रही हूँ शायद। रामगुप्त है ना। अच्छा, समुद्रगुप्त है और रामगुप्त है, इसलिए मैं स्कंदगुप्त के साथ कंफ्यूज हो रही थी। समुद्रगुप्त का बेटा है रामगुप्त और चंद्रगुप्त, है ना। तो यहां पर स्कंदगुप्त में कह रही थी, सॉरी उसके लिए, रामगुप्त है, ठीक है, मेरे ध्यान में वो स्कंदगुप्त रह गया था। क्या यहाँ पे लिखा है, पौरुष के बल पर स्त्री को दासी मानने वाले रामगुप्त की मृत्यु के बाद वह अपनी इच्छा से चंद्रगुप्त का वरण करती है। डॉक्टर ओझा क्या कहते हैं? ध्रुव स्वामिनी नाटक का उद्देश्य, यहाँ पे ध्रुव जो है वो है नहीं लिखा हुआ। ध्रुव स्वामिनी नाटक का उद्देश्य स्त्री के पुनर्विवाह की समस्या को प्रकाश में लाना है। मीन्स स्त्री को पुनर्विवाह, मतलब उस समय नहीं होता था ना पुनर्विवाह जिस समय में ये नाटक लिखा गया है, तो इस प्रथा को खत्म करना था, है ना, इसलिए ये नाटक लिखा गया था और पुनर्विवाह की समस्या को प्रकाश में लाना था। ये डॉक्टर ओझा कह रहे हैं। इस नाटक में मंदाकिनी जैसे पात्रों की सृष्टि की गई है जो जड़ शास्त्र के खिलाफ आवाज उठाती है। मंदाकिनी भी हमने देखा था जब हमने इसकी स्टोरी पढ़ी थी, तो वो भी इसके खिलाफ आवाज उठाती है। जो जड़ शास्त्र हैं, रूढ़ियां हैं, इनके खिलाफ वो आवाज उठाती है, जिन स्त्रियों को धर्म बंधन में बांध कर उनकी सम्मति के बिना, यानी कि उनकी इच्छा के बिना आप उनका सब अधिकार छीन लेते हैं, तब क्या धर्म के पास कोई प्रतिकार, कोई संरक्षण नहीं रख छोड़ते जिससे वे स्त्रियां अपनी आपत्ति में अवलंब मांग सके। प्रसाद ने इस नाटक में स्त्री की विभिन्न समस्याओं को उठाया है, किंतु इन समस्याओं को भारतीय चिंतन और परंपरा के आधार पर ही ढूंढने का प्रयास किया गया है। इस नाटक की कथा वस्तु स्त्री संघर्ष पर आधारित है और स्त्री संघर्ष की समाप्ति पर ही अंत दिखाया गया है। स्त्री संघर्ष से ही शुरू है, ध्यान रखेंगे। आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता है कि ऐसा कौन सा नाटक है, सॉरी, प्रसाद का ऐसा कौन सा नाटक है जिसमें स्त्री संघर्ष से ही कथा वस्तु आरंभ है और एंड भी जो है वो स्त्री संघर्ष पर ही है। तो वो नाटक कौन सा है? ध्रुव स्वामिनी। अर्थात ध्रुव स्वामिनी की कथा भी ध्रुव स्वामिनी के संघर्ष से विकसित हुई है और उसके समापन के साथ ही समाप्त हुई है। तो ध्रुव स्वामिनी की कथा कहां से शुरू होती है? ध्रुव स्वामिनी के ही संघर्ष से शुरू होती है, विकसित होती है और समापन भी उसी के साथ। आगे है ध्रुव स्वामिनी नाटक में
अति प्राकृतिक त्रासद जैसी विपदाओं का भी समावेश है, जो संयोग और आकस्मिक को महत्व देता है। ध्रुव स्वामी नाटक में आधिकारिक कथा के अंत्य सूत्र प्रारंभिक कथा के साथ इस तरह जोड़े गए हैं कि वे दोनों एक हो गई हैं। कोमा का प्रसंग ध्रुव स्वामिनी के मूल कथा सूत्र से अलग होते हुए भी उसका एक भाग बन गया है। दोनों कथाएं नारी समस्या को लेकर चलती हैं। प्रसाद ने इस नाटक के माध्यम से एक और स्त्री जीवन से जुड़ी समस्याओं पर विभिन्न रूपों में दृष्टिपात किया है, तो दूसरी ओर गुप्तकालीन इतिहास के उन धुंधले पृष्ठों को भी सामने लाने का प्रयत्न किया है, जिसके बारे में अधिकांश इतिहासकार अनभिज्ञ हैं। तो मतलब आपको जैसे हमने परसों पढ़ा था सैटरडे को, तो उसमें क्या पढ़ा था हमने कि इसमें इतिहास तो है, लेकिन इतिहास के साथ इसमें कल्पना का भी मिश्रण है ना। तो यहाँ पर बता रहे हैं कि इस नाटक के माध्यम से प्रसाद जी ने क्या किया है, एक तरफ स्त्री जीवन से जुड़ी समस्याओं को उठाया हुआ है भिन्न 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 रूपों में, ऐसे नहीं कि मतलब एक ही रूप में, विभिन्न रूपों में उठाया हुआ है, और दूसरी ओर जो गुप्तकालीन इतिहास था उसके धुंधले पृष्ठों को भी सामने लाया है, या धुंधले पन्नों को सामने लाया है, उनको सामने लाने का प्रयत्न किया है, जिनके बारे में बहुत सारे लोग, है ना, जिन मतलब लोगों का अधिक अंश जो है वो इतिहास से अनभिज्ञ है, अनजान है। तो प्रसाद की ध्रुव स्वामिनी में अयोग्य शासक की व्यवस्था पर अंकुश, अयोग्य कौन था इसमें, रामगुप्त, है ना। यह हमने परसों पढ़ लिया था सारा कि रामगुप्त जो था वो अयोग्य था और चंद्रगुप्त जो था वो योग्य था, वीर था, साहसी था, लेकिन रामगुप्त कैसा था, विलासी था, है ना, और अयोग्य था। तो यहाँ पे बताया है कि ध्रुव स्वामिनी में अयोग्य शासक की व्यवस्था पर अंकुश लगा देना, यानी कि उस रोक लगा देना, अंकुश का मतलब रोक लगा देना, राष्ट्र सम्मान की भावना, अक्षम और दोषी शासक को दंडित करने के भाव निहित है, लेकिन इसका मूल उद्देश्य स्त्री मुक्ति और अस्मिता है। तो मेन जो पर्पस है इस नाटक को लिखने का वो क्या है, स्त्री की मुक्ति, है ना, और उसका जो अस्तित्व है उसकी खोज करना। तो यहां पर दिखाया गया है कि जो अयोग्य शासक है उसकी व्यवस्था पर अंकुश भी दिखाया, रोक भी दिखाई है, और राष्ट्र सम्मान की भावना भी है, बहुत सारी चीजें इसमें है, लेकिन जो इसका मेन पर्पस है, जो इसका मेन उद्देश्य है, मेन मोटिव है इसके लिखने का, वो है स्त्री की मुक्ति और अस्मिता। तो ये आपको ध्यान रखना है। वर्तमान समय में स्त्री मुक्ति की जो बात कही जाती है, प्रसाद ने उसे वर्षों पहले अनुभव कर लिया था। अस्मिता मतलब कि अस्तित्व, अनुभव कर लिया था, और अपने नाटक में उसकी अभिव्यक्ति भी की है। प्रसाद ने अपने इस नाटक में नारी के अस्तित्व, अधिकार, पुनर्विवाह की समस्या को उठाया हुआ है। यहाँ पे पूरा क्लियर है कि किस किस चीज को इसमें उठाया है, ठीक है। तो प्रसाद ने अपने नाटक में नारी के अस्तित्व को, अधिकार को, पुनर्विवाह की समस्या को उठाया है। तो अब आपको सिर्फ एक ही बात याद नहीं रखनी है कि इसमें सिर्फ पुनर्विवाह की समस्या को उठाया हुआ है ना। इसमें क्या है, नारी के अस्तित्व को, नारी के अधिकार को, नारी की पुनर्विवाह की समस्या को। अतः प्रसाद का नाटक ध्रुव स्वामिनी, हाँ पर्यायवाची है इसका। अतः प्रसाद का नाटक मतलब अलग अलग जगह पे अलग अलग यूज होते हैं कई बार वर्ड्स, है ना। तो यहां पर अस्मिता मतलब अस्तित्व ही है, ठीक है। अतः प्रसाद का नाटक ध्रुव स्वामिनी समाज में स्त्री चिंतन के विभिन्न दृष्टिकोणों को समग्रता में लिए हुए ऐतिहासिक या काल्पनिक कृति है। ऐतिहासिक या नहीं, या ऐतिहासिक व मतलब ऐतिहासिक और काल्पनिक दोनों का मिश्रण है इसमें, ठीक है। अब देखते हैं निष्कर्ष। ध्रुव स्वामिनी में इसी और संकेत है कि स्त्री की मुक्ति तभी संभव है जब व्यवस्था में परिवर्तन हो। तो व्यवस्था में परिवर्तन होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर विलासी शासक हो रामगुप्त के जैसे, है ना, जो हर समय भोग विलास में डूबे रहते हैं और जो युद्ध करने से डरते हैं, डरपोक शासक हो, युद्ध की बात नहीं है, या किसी भी तरीके से कोई डरपोक शासक हो, है ना, और वो रामगुप्त के जैसा हो, है ना, आलसी हो और विलासी हो, है ना, वो नशे में डूबा रहता हो, भोग विलास में डूबा रहता हो, ऐसे शासक के हाथ में अगर शासन है तो फिर व्यवस्था जो है वो सही नहीं हो सकती हमारी, है ना। तो व्यवस्था में परिवर्तन तभी हो सकता है जब एक अच्छा शासक जो है वो शासन करे, है ना।
तो यहाँ पर बताया हुआ है कि स्त्री की मुक्ति जो है वो तभी संभव है जब व्यवस्था में परिवर्तन हो, नई व्यवस्था में नई नैतिकता और विधि शास्त्र को लाया जाए। तो व्यवस्था, नई व्यवस्था हो, नई नैतिकता हो और विधि शास्त्र हो। हर एक चीज विधि विधान से हो, ऐसे नहीं कि मीन्स हर एक चीज का तरीका होता है ना, तो तरीके से हर एक चीज होनी चाहिए। ऐसे नहीं कि तरीके के बाहर जाके चीजें हो रही हैं, तो वो नुकसान है। तभी स्त्री की मुक्ति और अस्तित्व में नया आयाम आ सकेगा। नारी मुक्ति से जुड़ा एक पहलू यह भी है कि क्या विवाह ही स्त्री के जीवन का लक्ष्य है? ये भी एक सवाल है, ये भी एक पहलू है कि क्या मीन्स विवाह करके ही स्त्री जी सकती है या बिना विवाह के भी जी सकती है? क्या स्त्री की नियति एक पुरुष से दूसरे पुरुष तक भटकने की है? मीन्स क्या उसके उसके भाग्य में, उसकी किस्मत में यही है कि वो एक पुरुष के से दूसरे पुरुष, मतलब जैसे अ, ध्रुव स्वामिनी है, अब द्वंद्व में फंसी है वो, है ना, रामगुप्त चंद्रगुप्त, रामगुप्त चंद्रगुप्त, दोनों के द्वंद्व, मतलब दोनों में फंसी हुई है वो बीच में। तो क्या स्त्री की इतनी ही नियति, यही भाग्य है उसका कि वो ऐसे ही भटकती रहे, है ना? तो ये एक सोचने वाली बात है, इस पर मनन करने वाली बात है कि क्या स्त्री मतलब एक पुरुष के साथ ही जी सकती है या फिर वो अकेले भी जी सकती है? इन सभी सवालों के जवाब ध्रुव स्वामिनी ने दिया है और यह प्रतिपादित करती है कि पुरुष यदि गौरव से नष्ट और आचरण से पतित हो तो वह स्त्री की योग्य नहीं। रामगुप्त से मुक्त होकर ध्रुव स्वामिनी अकेले जीवन यापन कर सकती है। अब यहाँ पे बिल्कुल क्लियर क्लियर ध्रुव स्वामिनी कहती है कि मैं रामगुप्त से अलग होकर भी, मुक्त होकर भी मैं अकेले जीवन जी सकती हूँ, इतनी हिम्मत रखती हूँ, इतना साहस रखती हूँ, है ना? जबकि समाज क्या सिखाता है स्त्रियों को? तुम्हें शादी करनी ही पड़ेगी, है ना, और तुम्हें एक आदमी के साथ रहना ही पड़ेगा क्योंकि तुम, दुनिया बहुत खराब है, यही कहा जाता है ना, दुनिया बहुत खराब है, तुम अकेले नहीं रह सकते, अकेले तुम बाहर नहीं जा सकते, अकेले तुम जी नहीं सकती हो, है ना, अकेले तुम रोड पे चल नहीं सकती हो। तो यही सिखाया जाता है, दुनिया यही कहती है और कह देते हैं कि शादी कर लो, शादी के बिना तुम्हारा कुछ कोई अस्तित्व ही नहीं है ना? तो यहाँ पर वो क्या कह रही है कि रामगुप्त से मुक्त होकर भी ध्रुव स्वामिनी अकेले जीवन यापन कर सकती है, लेकिन वो किसी से प्रेम करती है। बट वो, अगर वो किसी से प्रेम नहीं करती, है ना, वो चंद्रगुप्त से प्रेम करती है, अगर वो नहीं करती तो भी वो अकेले रह सकती थी। मीन्स उसके कहने का मतलब ये है। तो यहाँ पर जो जयशंकर प्रसाद है उन्होंने ये भी कहने का प्रयास किया है कि स्त्री जो है वो बिना शादी के भी रह सकती है, अकेले भी रह सकती है, जीवन यापन कर सकती है। प्रेम के लिए आज तक त्याग देने के बाद उसे आखिरकार चंद्रगुप्त का प्रेम मिल गया है। मीन्स प्रेम के लिए उसने त्याग किया, त्याग देने के बाद भी आखिरकार उसको चंद्रगुप्त का प्रेम मिल गया। ध्रुव स्वामिनी की नाटकीय घटनाएं इतिहास के जिस काल में घटती हैं वहां शायद प्रसाद के प्रश्नों ने उन व्यवस्था को हिला दिया होगा। अंत में चंद्रगुप्त ध्रुव स्वामिनी से विवाह कर लेता है और चंद्रगुप्त सम्राट और ध्रुव स्वामिनी सम्राज्ञी बन जाती है। तो दोनों राजा रानी बन जाते हैं। वो चंद्रगुप्त और ध्रुव स्वामिनी का जो एंड है वो सुखांत तक, मीन्स सुखांत होता है। और ये नाटक कैसा हुआ? सुखांत हुआ क्योंकि दोनों की शादी हो जाती है और जो दूसरी तरफ जो राजा था शकराज, है ना, शकराज को मार दिया जाता है। तो इस तरह से यहाँ पर ध्रुव स्वामिनी नाटक हमारा खत्म हो जाता है। आगे थोड़ा सा कुछ और नोट्स हैं, ये इग्नू के नोट्स हैं जो आगे रखे हुए हैं, देखते हैं, पढ़ते हैं कैसे हैं। ध्रुव स्वामिनी नाटक का प्रारंभ पर्वतीय प्रदेश में होता है। ध्रुव स्वामिनी का विवाह रामगुप्त से हो चुका है किंतु अभी उन दोनों का मिलन नहीं हुआ है। मीन्स हमने स्टोरी पूरी पढ़ ली है। ये थोड़ा सा अगर अच्छा ठीक लगा पढ़ने में तो देखते हैं, नहीं तो फिर इसको हम छोड़ देंगे, है ना। ये इग्नू के नोट्स हैं क्योंकि इग्नू के नोट्स बहुत अच्छे होते हैं और बहुत काम के होते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे रख दिए थे। तो देखते हैं पीछे नाटक। मुझे पक्का विश्वास है कि आपको समझ आ गया होगा, जो हमने पूरा पढ़ लिया है, समझाया है मैंने आपको, और उतना आपके लिए काफी है वैसे, पर फिर भी इसको देख लेते हैं क्या है इसमें, है ना। ध्रुव स्वामिनी का विवाह रामगुप्त से हो चुका है किंतु अभी उन दोनों का मिलन नहीं हुआ है। सम्राट समुद्रगुप्त ने अपने ज्येष्ठ पुत्र रामगुप्त को अयोग्य पाकर अपने छोटे पुत्र चंद्रगुप्त को उत्तराधिकारी निर्वाचित किया। अपने पिता का निधन होने पर चंद्रगुप्त अपना संपूर्ण अधिकार रामगुप्त को सौंप देता है। तो ये पूरी स्टोरी हमने पढ़ ली है, यहाँ पर बहुत ही शॉर्ट में है, तो देख लेते हैं ना। रामगुप्त ध्रुव स्वामिनी से, जिसका विवाह समुद्रगुप्त ने चंद्रगुप्त के साथ करना निश्चय कर दिया था। तो ये किसने इन दोनों का विवाह निश्चित किया, रामगुप्त और ध्रुव स्वामिनी का? समुद्रगुप्त ने, यानी कि चंद्रगुप्त के पिता ने अब निश्चय कर दिया था। और वो क्या कर लेता है,
रामगुप्त विवाह कर लेता है ध्रुव स्वामिनी से। प्रथम दृश्य है ध्रुव स्वामिनी और सेविका खड्ग धारिणी से आगे बढ़ते जा रही हैं। ध्रुव स्वामिनी के मन में चंद्रगुप्त के लिए कोमल भावनाएं हैं। यह भी पता चलता है कि अभी तक रामगुप्त और ध्रुव स्वामिनी का परस्पर वार्तालाप भी नहीं हुआ है। रामगुप्त दिन रात मदिरा पीकर विलासिनियों के बीच पड़ा रहता है। मीन्स उन दोनों का विवाह हो चुका है और यहाँ पे बता रहे हैं कि उनका मतलब पता चल रहा है कि उनके बीच में कोई बातचीत भी नहीं हुई है और दिन रात क्योंकि रामगुप्त जो है वो मदिरा पीता रहता है। खड्ग धारिणी के संवाद द्वारा यह भी ज्ञात होता है कि चंद्रगुप्त ने अपने पिता का दिया हुआ कार्य और अधिकार अपनी इच्छा से त्याग दिया है। इसी बीच एक प्रतिहारी युद्ध संबंधी एक आवश्यक संवाद देने के लिए महाराज को ढूंढता हुआ वहां आता है। प्रतिहारी कहता है कि शकों ने किसी पहाड़ी मार्ग से उतरकर नीचे का पहाड़ी रास्ता रोक दिया है। हमारे शिविर का संबंध राजमार्ग से टूट गया है और हम दोनों ओर से घिर गए हैं। रामगुप्त प्रतिहारी को मूर्ख बनाकर अपनी मूर्खता का परिचय देता है। वह ध्रुव स्वामिनी और चंद्रगुप्त के संबंध पर अपना सारा ध्यान केंद्रित किए रहता है। इसी बीच शिखर स्वामी आकर शकराज के पत्र को महाराज को देता है। रामगुप्त पत्र पढ़कर चौंक जाता है। दर्शकों के सामने मंदाकिनी आती है। मीन्स ये पूरा जैसे फिल्माया जा रहा है नाटक स्टेज पर, तो उस टाइम की बात है ये। वह चंद्रगुप्त और ध्रुव स्वामिनी के शुभ चिंतक रखने वाली शुभ चिंतक है मंदाकिनी। वह वेदना को सहकर लोक कल्याण की ओर अग्रसर होने का निश्चय करती है। इसी बीच कुबड़ा, बौना और किन्नर आ जाते हैं। ये तीनों रानी का मनोरंजन करने के लिए भेजे गए हैं। तो ये ध्यान रखें इसमें कौन कौन है, ठीक है। कुबड़ा, बौना, किन्नर, ये तीनों रानी का मनोरंजन करने के लिए भेजे गए हैं। रामगुप्त, या ये भी पूछा जा सकता है कि क्यों भेजे गए थे ये तीनों रानी का मनोरंजन करने के लिए। रामगुप्त मदिरा पीने लगता है। ध्रुव स्वामिनी को पता चलता है कि शकराज उसे भेंट के रूप में चाहता है और अपने सामंतों के लिए रामगुप्त के सामंतों की स्त्रियों को मांगता है। ध्रुव स्वामिनी व्यंग्य करती हुई कहती है कि क्या आपका गुप्त साम्राज्य अपनी स्त्रियों को दूसरे को देकर ही बढ़ा है। शिखर स्वामी परिस्थिति की भयंकरता बताता है और कहता है कि शकराज की शर्त मान लेनी चाहिए। शकराज की शर्त मान लेनी चाहिए अथवा अपनी गुड इवनिंग प्रीति अथवा अपनी कल मर्यादा के लिए लड़ मरना चाहिए। अन्य उपाय नहीं है। राज्य की रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। राज्य की रक्षा के लिए राजा, रानी, कुमार और अमात्य सबका विसर्जन अवश्य है। राज्य विसर्जन अंतिम उपाय है। यह आदेश भी है। ध्रुव स्वामिनी उसे निर्लज और कायर कहकर अपनी रक्षा स्वयं करने का निर्णय करती है। वह कृपण निकाल लेती है। रामगुप्त डर जाता है। दूसरी ओर से चंद्रगुप्त आकर ध्रुव स्वामिनी को रोकता है। इसी बीच मंदाकिनी आकर कहती है कि एक बार अंतिम शक्ति लगाकर युद्ध कीजिए। यदि बच जाएंगे तो राष्ट्र और सम्मान बच जाएगा, वरना सबका नाश निश्चित है। इसी बीच किन्नर एक नवीन युक्ति निकाल कर आती है। अमात्य होता है जो मीन्स मंत्री होता है। चंद्रगुप्त ध्रुव स्वामिनी बनकर और अन्य सामंतों को उनकी स्त्रियों का वेश धारण कर शकराज के पास जाने का प्रस्ताव रखता है। बात निश्चित हो जाती है और सब लोग चले जाते हैं। एकांकी में ध्रुव स्वामिनी चंद्रगुप्त संबंधी अनुभव के चिंतन में डूब जाते हैं। एकांकी नहीं, नाटक है ये, ठीक है। ये मंदाकिनी वीर रस भरा गीत गाती है। प्रस्ताव स्वीकृति पर शकराज को हर्ष, ये दूसरा अंक है। शकराज के दुर्ग का दृश्य उपस्थित करता शकराज दुर्ग का दृश्य उपस्थित करता है। यानी कि शकराज भी जो था वो विद्रोही राजा था, जो हमने देखा था पिछले उसमें सैटरडे वाली क्लास में। तो वो विद्रोही राजा है जो इनसे युद्ध करने के लिए आता है और जो ध्रुव स्वामिनी को भेंट में मांगता है ना। तो शकराज के दुर्ग का दृश्य उपस्थित होता है दूसरे अंक में। शकराज हाथ में तलवार लिए चिंतित भाव से टहलता है। रामगुप्त के महल से खिंगल दूत के अभी तक ना लौटने पर चिंतित होता है। दीपा नुक्तकुल पर ही तो नहीं, शकों को भी रक्त की नदी बहाने के लिए
जान की बाजी लगानी पड़ेगी। शकराज का चित्त चंचल होता है, तभी कोमा उठ खड़ी होती है। शकराज अपनी भीषण परिस्थितियों की बात कहता है। कोमा स्वयं भी उसमें भाग लेना चाहती है। खिंगिल के प्रवेश से शकराज चंचल हो उतना खिंगिल बताता है कि रामगुप्त समुद्रगुप्त की भांति वीर नहीं। मीन्स जो रामगुप्त का पिता था समुद्रगुप्त, वो बहुत वीर योद्धा था। तो वो बता रहा है, वो समाचार दे रहा है खिंगल की, जिसको भेजा हुआ था समाचार देने के लिए कि युद्ध का प्रस्ताव उनके सामने रखना है। तो वो जब वापस आता है तो बता रहा है, वो वहां की इंफॉर्मेशन लेकर के आता है और वो कहता है कि रामगुप्त जो है, जो अभी मतलब स्टिल जो राजा है, वो अपने पिता की तरह समुद्रगुप्त की तरह वीर नहीं है। उसके समझाने पर वह शकों से संधि प्रस्ताव के सभी नियमों को स्वीकार करने पर बाध्य हुआ है। मीन्स वो सारे संधि प्रस्तावों को मानने को तैयार है, वो ध्रुव स्वामिनी को भी देने को तैयार है, सारी औरतों को भी देने को तैयार है। वो शकराज तो दूसरे प्रस्ताव ना मानने वाली बात सुनने के लिए अधिक उत्सुक है। और इसी समय कोमा मदिरा का स्वर्ण कलश लेकर चुपके से आकर पीछे खड़ी हो जाती है। खिंगल शकराज को बताता है कि रामगुप्त ने सभी प्रस्तावों को स्वीकार कर लिया है तथा ध्रुव स्वामिनी शीघ्र ही शकराज की सेवा में प्रस्तुत होगी। यह सुनकर कोमा चौंक उठती है। शकराज प्रसन्न हो उठता है और खिंगिल के हाथों को झकझोरने लगता है। वह खेल से सामंत कुमारों के लिए स्त्री भेजने के प्रस्ताव के बारे में पूछता है। या खेल के लिखा है, खिंगिल होना था। खिंगिल है ये, ठीक है। खिंगिल उनके भी आने की बात बताता है। शकराज की भावी पत्नी कोमा, भावी पत्नी मतलब भविष्य में होने वाली पत्नी, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देती हूँ, अगर यहाँ लिखा गया तो ये दिक्कत है। भावी मतलब भविष्य, इतना समझ जाओगे ना। यहाँ लिख देती हूँ नीचे। मीन्स होने वाली पत्नी, मंगेतर समझ लो, है ना, ठीक है। आगे खिंगल प्रवेश करके दुर्ग तोरण में शिविकाओं के आगमन की सूचना देता है। शकराज तुरंत ही उन्हें उपस्थित करने का आदेश देता है। खिंगल शकराज को ध्रुव स्वामी के प्रस्ताव से अवगत कराता है। ध्रुव स्वामी ने शकराज से एकांत में और सीधे भेंट करने की बात कही है, जिससे उसकी मर्यादा की रक्षा हो सके। फिर खिंगल के प्रस्थान के बाद कोमा शकराज से अपने बारे में प्रश्न पूछती है। शकराज चौंक उठता है। कोमा तब ध्रुव स्वामिनी को उसके पात से अलग करके गर्व करना अर्थ बताती है। कोमा पूछती है कि एक नारी को कुचले बिना प्रतिशोध संभव नहीं, संभव नहीं। और आचार्य मिहिरदेव प्रवेश करते हैं दूसरी ओर से। कोमा पूछ रही है ये सवाल कि नारी को कुचले बिना मतलब बदला नहीं लिया जा सकता, संभव नहीं है बदला लेना, कि किसी नारी की बाजी लगाई जाए, उसको कुचला जाए ना, जैसे कि वो किसको मांग रहा है, ध्रुव स्वामिनी को मांग रहा है ना। तो दूसरी ओर से आचार्य मिहिरदेव प्रवेश करते हैं। मिहिरदेव गंभीरता पूर्वक कहते हैं कि यह तो आपत्ति का कार्य है। किसी के सम्मान नष्ट करने का परिणाम कदापि अच्छा नहीं होता। बीच बीच में मीन्स वो टाइप में मिस्टेक है, इसलिए मैं इसको साथ में वो करती जा रही हूँ, है ना। आगे है, साथ ही यह कार्य उसकी भावी पत्नी के प्रति अत्याचार है, क्योंकि नेचुरल सी बात है कि वो उसकी मंगेतर है और उसकी शादी होने वाली है, और फिर भी वो किसको मांग रहा है, ध्रुव स्वामिनी को। राज राजकाज या फिर राजनीतिक कामों में हस्तक्षेप ना करने की बात कहते हैं। मिहिरदेव कहते हैं कि राजनीति ही सब कुछ नहीं है, उसके पीछे नीति को नहीं छोड़ देना चाहिए। मिहिरदेव निश्वास लेकर आकाश की ओर देखते हुए कोमा से कहते हैं कि यहाँ तेरी भलाई नहीं है, इसलिए चल हम लोग प्रकृति से सुख प्राप्त करेंगे। मिहिरदेव आकाश में लाल रंग के धूमकेतु को दिखलाते हुए उसकी भयानकता बताते हैं।
शकराज ध्रुव स्वामिनी से शादी करना चाहता है। शकराज का अंत। शकराज धूमकेतु को देखकर भयभीत होता है। आचार्य से इस अमंगल की शांति कराने के लिए वह कोमा से प्रार्थना करता है। इसी समय प्रहरी प्रवेश करके ध्रुव स्वामिनी के आगमन की सूचना देता है। शकराज उस समय किसी अन्य को न आने का आदेश देता है। धूमकेतु से चंचल, एक और कोमा, दूसरी ओर ध्रुव स्वामिनी। शकराज के मन में अंतर्द्वंद उत्पन्न होता है। इसी समय स्त्री वेश में चंद्रगुप्त और उसके पीछे ध्रुव स्वामिनी। शकराज दोनों को चकित होकर देखता है। दोनों कटार निकाल लेते हैं। एक एक क्या बता रहे हैं यहां पर, इसी समय स्त्री के वेश में कौन है? चंद्रगुप्त, और उसके पीछे कौन है? ध्रुव स्वामिनी। शकराज दोनों को देख करके चकित हो उठता है। दोनों कटार निकाल लेते हैं। शकराज घबरा जाता है। शकराज भी कटार निकाल लेता है। युद्ध में शकराज मारा जाता है। सब उसने पहले ही आज्ञा दे दी थी कि कोई आएगा नहीं अंदर, क्योंकि उसको लगा ध्रुव स्वामिनी आ रही है तो मैं उससे मिलूंगा आराम से अकेले में, है ना। तो कोई आया भी नहीं होगा, और वो अपने अस्त्र शस्त्र लेकर के आते हैं, और वो भी अपना शस्त्र निकाल लेता है, लेकिन मारा जाता है वो। फिर है अब आगे चिंतामग्न ध्रुव स्वामिनी। शक दुर्ग के एक भीतरी प्रकोष्ठ में ध्रुव स्वामिनी पादपीठ पर चिंतामग्न अवस्था में बैठी है। एक सैनिक आकर दुर्ग में रामगुप्त के आगमन की सूचना देता है। थकी हुई ध्रुव स्वामिनी चंद्रगुप्त के घावों के बारे में पूछती है। चंद्रगुप्त की सुधरती अवस्था जानती है। मंदाकिनी सहसा प्रवेश करके महादेवी कहती है, मतलब अचानक से मंदाकिनी आती है, प्रवेश करती है वहां पर, और क्या कहती है महादेवी? किसको? ध्रुव स्वामिनी को। ध्रुव स्वामिनी कहती है, जो रानी शत्रु के लिए उपकार स्वरूप भेजी जाती है, वह महारानी के उच्च आसन से तो पहले ही च्युत हो चुकी है। वो मीन्स बता रही है कि जो रानी शत्रु के लिए उपकार स्वरूप भेजी गई है, मीन्स जैसे रामगुप्त ने कह दिया था कि तुम मतलब वो युद्ध नहीं कर सकता था क्योंकि डरपोक था, तो वो क्या कर रहा था? ध्रुव स्वामिनी को भेजना चाह रहा था। तो जब वो महादेवी कहती है उसको, तो वो कहती है कि मैं मीन्स महादेवी या महारानी का अधिकार मेरा नहीं है, क्योंकि मैं एक ऐसी स्त्री हूं जो शत्रु के लिए उपहार स्वरूप, या उपहार यहाँ पे कर लो, यहाँ पे उपहार ही सही वर्ड होना चाहिए, उपहार स्वरूप भेजी जा रही थी, है ना। आगे है, पुरोहित आकर बताता है कि महादेवी ने अपने साहस के बल पर ही शक्दुर्ग पर विजय प्राप्त कर ली है। ध्रुव स्वामिनी इसको असत्य बताती है और पुरोहित को भी झूठा बताती है। तो जो पुरोहित है वो क्या कर रहा है? वो भविष्यवाणियां करता है ना, जैसा हमने पीछे देखा था। पुरोहित जो है वो भविष्यवक्ता है, तो वो भविष्यवाणी कर रहा है, और वो कह रहा है कि ध्रुव स्वामिनी ने क्या किया है, अपने अपने साहस के बल पर उसने क्या कर लिया? जीत लिया है युद्ध को। और वो क्या कहती है? इसको झूठा बताती है, असत्य बताती है, क्योंकि नेचुरल सी बात है कि असत्य ही था, क्योंकि चंद्रगुप्त उसके साथ था और चंद्रगुप्त ने ही युद्ध को लड़ा है ना। लड़ा तो दोनों ने होगा, लेकिन चंद्रगुप्त योद्धा था, वीर था, तो उसके द्वारा कराए गए विवाह को वह राक्षस विवाह की संज्ञा देती है, क्योंकि वही पुरोहित था जिसने रामगुप्त और ध्रुव स्वामिनी का विवाह किया था, तो इसलिए वो क्या कहती है? राक्षस विवाह की संज्ञा देती है। कोमा और मिहिर देव का अंत यहाँ पर होता है। इसी समय मिहिर के साथ कोमा प्रवेश करती है। ध्रुव स्वामिनी से प्रार्थना करती है कि उसके प्रेमी शकराज का शव उसे दे दिया जाए। ध्रुव स्वामिनी शव ले जाने की आज्ञा देती है। मंदाकिनी और ध्रुव स्वामिनी के बारे में चर्चा करती है। इतने में चंद्रगुप्त आकर वहां अधिक समय ठहरने की आपत्ति उठाता है। उसके हृदय में द्वंद मच रहा है। तभी पता चला है कि शकराज के शव लेकर जाते हुए आचार्य मिहिर देव और उसकी कन्या कोमा को राजाधिराज के साथी सैनिकों ने वध कर डाला है। शकराज का शव ले जा रहा था कौन कौन? मिहिर देव और उसकी कन्या कोमा, ठीक है, मिहिर देव की बेटी कोमा। और कोमा कौन थी? शकराज की प्रेमिका। तो यहाँ पे राजाधिराज के साथी सैनिकों ने वध कर डाला। ध्रुव स्वामी ने अपनी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति बतलाती है। इसी बीच रामगुप्त आ जाता है। शिखर स्वामी सामंत कुमारों से रामगुप्त से माफी मांगकर सम्मान करने को कहता है, और रामगुप्त सामंत कुमारों और चंद्रगुप्त को भी बंदी बनाने का आदेश देता है। ध्रुव स्वामी ने अब
क्रोधित उठती है। चंद्रगुप्त के पक्ष में निर्णय। चंद्रगुप्त अपना अपमान सह लेता है, लेकिन जब रामगुप्त ध्रुव स्वामिनी का अपमान करता है तो वह सहन नहीं कर पाता है। रामगुप्त पुरोहित को बंदी बनाने की आज्ञा देता है। ध्रुव स्वामिनी को भी बंदी बनाने की आज्ञा देता है। पुरोहित और ध्रुव स्वामिनी दोनों को बंदी बनाने की आज्ञा देता है। कौन? रामगुप्त। चंद्रगुप्त इन सब अत्याचारों को नहीं सह पाता और जोश में आकर अपनी लौह श्रृंखला तोड़ डालता है तथा घोषणा करता है कि मैं समुद्रगुप्त का पुत्र हूं। पिता ने मुझे युवराज बनाया था। यदि तुम अपनी कुशलता चाहते हो तो तुरंत ही दुर्ग के बाहर चले जाओ, राज्य के मतलब किले के बाहर या फिर महल के बाहर चले जाओ। शकराज के समस्त अधिकारों का स्वामी मैं हूं। ध्रुव स्वामिनी चंद्रगुप्त के इस कथन से उत्साहित उठती है। सैनिकों को आदेश देकर चंद्रगुप्त सामंत कुमारों को मुक्त करता है। रामगुप्त धीरे धीरे पीछे हट जाता है और शिखर स्वामी की बातों को भूल जाने और भाई रामगुप्त से गले मिलने की बात कहते हैं। मंदाकिनी चंद्रगुप्त और रामगुप्त का अंतर बताती है। चंद्रगुप्त को युवराज और रामगुप्त को क्लीव व छली घोषित करती है। क्लीव क्या होता है? अपवित्र, किसी को पता है? मे बी अपवित्र, ये घोषित है, ये लिखा आई मीन करेक्ट नहीं हो रहा, देख लेना। रामगुप्त क्रोध में खड़ा होकर पुरोहित को मृत्यु का भय दिखाता है। पुरोहित कहता है कि ब्राह्मण केवल धर्म से भयभीत होता है, अन्य शक्तियों को तो वह तुच्छ समझता है। उसे राजनीतिक दस्यु बनाता है। दस्यु मतलब डाकू। शिखर स्वामी परिषद की बात कहता है। परिषद के सदस्य रामगुप्त को अनार्य, पतित और क्लीब घोषित करते हैं। उसे सिंहासन पर बैठने का अधिकारी नहीं मानते। रामगुप्त सभी को पाखंडी और विद्रोही बताता है। ध्रुव स्वामिनी उसे दुर्ग छोड़ने की आज्ञा देती है। रामगुप्त धीरे धीरे पीछे हटता हुआ चंद्रगुप्त के पीछे पहुंचकर उसकी हत्या करना चाहता है। सब लोग चिल्लाते हैं। चंद्रगुप्त घूमता है पीछे को। तब एक सामंत कुमार रामगुप्त की हत्या कर देता है। मीन्स कोई सामंत ही उसकी हत्या कर देता है रामगुप्त की। और सामंत कुमार और परिषद के सदस्य चंद्रगुप्त और ध्रुव स्वामिनी की जय बोलते हैं। इस प्रकार कथा का अंत हो जाता है। तो यहां पर हो गया कथा का अंत। इसमें कौन सा नाटक और बचा है? अब हमारा रहता है महाभोज और चंद्रगुप्त नाटक ना। अभी तो एक और द्रोणाचार्य भी है, ये तो मैं भूल गई थी। चलें एक और द्रोणाचार्य पढ़ लेते हैं फिर, जितना हमारे पास टाइम बचा है। शंकर शेषकृत नाटक एक और द्रोणाचार्य। पढ़ा है किसी ने वाला नाटक? क्लास में हो भाई, किसी का कोई कमेंट ही नहीं आ रहा। अभी तक थोड़ा ही समझ में आया मेघा? इतना समझाने के बाद भी थोड़ा ही समझ आया? पढ़ाऊं? अच्छा, वो तो ठीक है। मीन सब ठीक है ना? मेरे पास 5 ही मिनट शो हो रहा है, उसके आगे कुछ शो ही नहीं हो रहा था। शायद मेरे पास ज्यादा दिक्कत है। ये नाटक है ही मुश्किल, बट अभी तो थोड़ा इजी करके समझाया है मैंने। पर ये वाला एक और द्रोणाचार्य, ओके ओके। एक्चुअली प्रसाद के नाटक सारे मुश्किल है। शंकर शेषकृत नाटक एक और द्रोणाचार्य, पहले वाला। अच्छा, शंकर शेष का जन्म 2 अक्टूबर 1933, ठीक है, 1933 याद रखना आपको।
शंकर शेष का की संक्षिप्त जीवनी, डॉक्टर शंकर शेष। हाँ, ओके। अच्छा, स्कंदगुप्त कम समझ में आया, चलो समय रहा तो उसको दोबारा कर लेंगे, है ना। अगर मीन्स ये वाला रह गया हमारा द्रोणाचार्य, और कौन सा है, महाभोज है अभी, महाभोज, और कौन सा है, चंद्रगुप्त, है ना। यही 3 नाटक है ना। 3-4 क्लासेस पे जाएंगी, उसके बाद एक क्लास स्कंदगुप्त पे कर लेंगे, ओके। रिकॉर्डेड क्लासेस और नोट्स, दोनों चीजें, ठीक है। स्पीड बढ़ा के क्लास दोबारा देख लिया करो एक बार, और नोट्स साथ में बना लिया करो, फिर जल्दी समझ में आ जाएगा। डॉक्टर शंकर शेष हिंदी के प्रसिद्ध नाटककार तथा सिनेमा के कथक लेखक थे। डॉक्टर शंकर शेष का जन्म 2 अक्टूबर 1933 को मध्य प्रदेश के बिलासपुर में हुआ था। अच्छा, छत्तीसगढ़ से कोई है? मैंने सुबह नोटिफिकेशन डाली थी, छत्तीसगढ़ सेट के फॉर्म आए हैं, छत्तीसगढ़ सेट। आगरा बाजार भी नहीं हुआ, ओके। मैं बड़ी भूल में हूँ, फिर मुझे लगा हो गया हमारा सब। छत्तीसगढ़ सेट के फॉर्म आए हैं, जिसने भरना है भर लेना, ठीक है। मनीषा छत्तीसगढ़ से है, शीला शीला आप भी छत्तीसगढ़ से हो। महाभोज, महाभोज नहीं, कौन सा बताया मैंने, आगरा बाजार, आगरा बाजार भी है अभी, है ना। ये रह गए हैं हमारे अभी, देखते हैं कब तक होता है। तो सेट के फॉर्म भर लेना, नेट का ही सिलेबस है, जो हम पढ़ रहे हैं वही है। और झारखंड से मेघा, शीला झारखंड से, ठीक है। कोई भी स्टेट वाले नहीं डाल सकते, देख लेना एक बार, नोटिफिकेशन चेक कर लेना, छत्तीसगढ़ वाले ही डाल सकते हैं। मीन्स सेट का तो उसी स्टेट के लोग डाल सकते हैं, बट फिर भी एक बार नोटिफिकेशन चेक कर लेना, क्योंकि हर एक स्टेट का अपना अपना क्राइटेरिया रहता है ना। तो हो सकता है कि कोई स्टेट आपको इजाजत दे रही हो कि आप भर सकते हो हमारी स्टेट का फॉर्म, तो आप भर सकते हो। बिहार, एक बार मैंने डाला है नोटिफिकेशन, ग्रुप में है, टेलीग्राम ग्रुप में है, तो देख लेना ना उसमें, मैंने पूरा पढ़ा नहीं है वो, तो आप उसमें देख लेना कि कौन कौन डाल सकते हैं उसको, ठीक है। अदर स्टेट वाले भी डाल सकते हैं, तो आप देख लेना। उनके लिए फीस लगेगी, अच्छा। हाँ, ऐसा हो सकता है फिर, फीस तो सबके लिए होती होगी। अच्छा, डाल सकते हैं, मीन्स अलग स्टेट वालों की फीस ज्यादा रहती है थोड़ी, ऐसा होता है। वैसे सेट की ज्यादा फीस नहीं लगती, 100, 150, 200, 300 ऐसे ही होती है, देख लेना फिर भी, है ना। उनके पिता का नाम नागोराव विनायक राव शेष तथा माता का नाम सावित्रीबाई शेष था। उनकी उच्च शिक्षा दीक्षा कहाँ पर हुई थी, नागपुर और मुंबई में हुई थी। अच्छा, अदर स्टेट्स के डाल सकते हैं, तो फिर भर लेना, बट एग्जाम देने तो आपको उधर ही जाना पड़ेगा, छत्तीसगढ़ ही। वो भी देख लेना है कि एग्जाम देने वहीं जाना पड़ेगा, या फिर आप अपनी स्टेट में एग्जाम दे सकते हो, मे बी उधर ही जाना पड़ेगा फिर आपको। शंकर शेष जी बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। उन्होंने शुरू शुरू में कविताएं भी लिखी थी। वे नाटककार होने के साथ साथ कथाकार भी थे, परंतु सर्वाधिक प्रसिद्धि उन्हें नाटकों के क्षेत्र में मिली। उन्होंने फिल्मों के लिए भी कहानियां लिखी। अभी इनकी कृतियां देखते हैं। नाटक इनके मूर्तिकार 1955 में, रत्नगर्भा 1956, नई सभ्यता नए नमूने 1956, बेटों वाला बाप 1958। ये अप्राप्य है। अप्राप्य का मतलब ये हुआ कि ये नाटक जो है इनका लिखा हुआ नहीं मिला है ना। नक्सली इलाका है, इलाका देख के भरा करे, है ना। वही एग्जाम सेंटर होंगे। अच्छा, चलो, ये होता है एग्जाम भर के ना, बहाने से तैयारी हो जाती है ना, वैसे तो आलसी बने रहेंगे। तो अप्राप्य मतलब कि कोई उसका लिखा हुआ मिला नहीं है, या फिर गुम हो गया है लिखा हुआ, तो उसको अप्राप्य कहते हैं।
तिल का पहाड़ 1958, बिन बाती के दीप 1958, लड़के आ जाएंगे। बिन बाती के दीप 1958, मंचन 1970 में हुआ है इसका। बाढ़ का पानी 68, बंधन अपने अपने 69, खजुराहों का शिल्पी 70, फंदी ये 71 में, एक और द्रोणाचार्य भी 71, कालजयी ये मराठी में है 73 में, और कालजयी हिंदी में भी है, मराठी में भी है, ठीक है। 73 73 ही है। घरौंदा 74 है। अरे मायावी सरोवर 74, रक्तबीज 76, राक्षस 77, पोस्टर 77, चेहरे 78, त्रिकोण का चौथा कोण ये 79 में है, अप्राप्य है। कोमल गांधार 79, आधी रात के बाद 81। टाइम बीतने के बाद अफसोस होता है, तो उस ऐसी घड़ी आने क्यों देते अपने जीवन में भाई? है बुद्धिमान होते हुए भी ऐसा टाइम आने ही ना दे अपने जीवन में कि बाद में अफसोस हो किसी चीज का, है ना। तो पहले ही संभल जाए, अभी से मेहनत करना शुरू करें। ओके। एकांकी विवाह मंडप 57, हिंदी का भूत 58, त्रिभुज का चौथा कोण 71, एक प्याली कॉफी 79, अजायब घर 81, पुलिया 81, सोप केस 81, प्रतीक्षा और अफसर नामा। इनके बाल नाटक भी हैं। दर्द का इलाज 73, मिठाई की चोरी 73, अनूदित नाटक दूर के दीप 59 में, एक और गांव 72, चल मेरे कद्दू ठुमक ठुमक 73, पंचतंत्र और गार्बो 81, उपन्यास है इनका तेंदू के पत्ते 56 में है, अप्राप्य है। चेतना 71 में, खजुराहों की अलका एक है इनका, खजुराहों का शिल्पी नाटक है, खजुराहों की अलका 72 में इनका उपन्यास है, ये कंफ्यूज मत होना, 72 में, ठीक है। धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र 80, अनुसंधानात्मक प्रबंध जिसमें जो जो मतलब इन्होंने रिसर्च की है, हिंदी और मराठी कथा साहित्य का तुलनात्मक अध्ययन 61 में, छत्तीसगढ़ी का भाषा शास्त्रीय अध्ययन 65, आदिम जाति शब्द संग्रह एवं भाषा शास्त्रीय अध्ययन 1967, पटकथा संवाद घरौंदा 78, दूरियां 79। एक और द्रोणाचार्य नाटक के मुख्य बिंदु अब हम यहाँ पे देखते हैं। एक और द्रोणाचार्य नाटक का प्रकाशन 77 में हुआ था। कुछ लोग इस नाटक का प्रकाशन वर्ष 71 भी बताते हैं। शंकर शेष हिंदी के साठोत्तरी पीढ़ी के सुप्रसिद्ध नाटककार थे। वे कवि और कहानीकार भी थे, किंतु नाटककार के रूप में वे अत्यधिक प्रसिद्ध हुए। एक और द्रोणाचार्य नाटक में वर्तमान शिक्षक की तुलना उस द्रोणाचार्य से किया है जिसने एक और द्रोणाचार्य नाटक में वर्तमान शिक्षक की तुलना उस द्रोणाचार्य से की है जिसने एक शिक्षक को अपने सिद्धांतों से समझौता करते हुए अन्याय सहने की परंपरा दे दी, ठीक है। तो इसमें शिक्षक यानी कि दो टीचर हैं, उनके बारे में बात की है। पढ़ेंगे जब इस नाटक को हमको क्लियर होगा। नाटककार ने पौराणिक कथा के माध्यम से आधुनिक समस्या का हल ढूंढने का प्रयास किया है। तो ये पौराणिक कथा भी है, इसमें आधुनिक कथा भी, दोनों साथ साथ में चलती हैं और देखेंगे इसके बारे में आगे। इस नाटक में नाटककार ने वर्तमान शिक्षा व्यवस्था में व्याप्त भ्रष्टाचार, पक्षपात, राजनीतिक घुसपैठ तथा आर्थिक एवं सामाजिक दबावों के चलते निम्न मध्यवर्गीय व्यक्ति के असहाय बेबस चरित्र को उद्घाटित किया है। महाभारत कालीन प्रसिद्ध पात्र द्रोणाचार्य के जीवन प्रसंगों को आधार बनाकर वर्तमान विसंगति को दिखाया गया है। नाटक का दो भाग में विभाजन किया गया है, दो भागों में विभाजन किया गया है, पूर्वार्ध और उत्तरार्ध। पूर्वार्ध में 4 दृश्य हैं और उत्तरार्ध में 7। ये आपको याद रखना है, मीन्स जो मुख्य बिंदु है तो सभी याद रखने हैं आपको, और ऐसे नहीं कि मैंने यहाँ इंपॉर्टेंट लिख दिया तो यही है बस, बाकी कुछ नहीं है ना। हजारीबाग नाटक का पात्र परिचय। इस नाटक में 2 तरह की कहानियां चलती हैं, दोनों कहानियों के पात्र अलग अलग हैं। एक कहानी महाभारत के द्रोणाचार्य की है, ध्यान देंगे, एक कहानी महाभारत की द्रोणाचार्य की कहानी, 2 कहानियां चलती हैं इसमें, और दूसरी कहानी जो है वो आज के समय के प्रोफेसर अजय की है, मीन्स आधुनिक युग की है, ठीक है। पौराणिक पात्र जो है इसमें द्रोणाचार्य हैं, एकलव्य हैं, कृपि जो द्रोणाचार्य की पत्नी है, अश्वत्थामा है जो द्रोणाचार्य का पुत्र है, और भीष्म है, अर्जुन है, युधिष्ठिर है और सैनिक है, ठीक है।
ध्यान देंगे इसको। पौराणिक पात्रों में कौन कौन है? द्रोणाचार्य, ये आपने सब सुने हुए हैं, ठीक है, क्योंकि महाभारत तो आपको पता ही होगी सबको, है ना। तो द्रोणाचार्य हैं, एकलव्य है जिसने अपना अंगूठा दे दिया था, और आधुनिक जो इसमें कहानी है उसमें भी अंगूठा ही मांगा है ना। तो इसको हम देखेंगे अभी। द्रोणाचार्य, एकलव्य, कृपि द्रोणाचार्य की पत्नी, अश्वत्थामा द्रोणाचार्य का पुत्र, और भीष्म है, अर्जुन है, युधिष्ठिर है और सैनिक है। अब आधुनिक पात्र, आधुनिक पात्रों में कौन कौन है? अरविंद है, नाटक का प्रमुख पात्र है और प्रोफेसर भी है, ठीक है। लीला है अरविंद की पत्नी, उधर है द्रोणाचार्य और द्रोणाचार्य की पत्नी कृपि, ठीक है। यहाँ अरविंद है, अरविंद की पत्नी है लीला। यहाँ पे है यदु, अरविंद का साथी, जूनियर प्रोफेसर है ये। और यहाँ पे प्रिंसिपल है 60 साल का, चंदू अरविंद का छात्र है यहाँ पर। वहां पर एकलव्य है, एकलव्य है द्रोणाचार्य का शिष्य, है ना, ऐसा ही है ना, महाभारत आपको पता है। तो द्रोणाचार्य का शिष्य एकलव्य, सही बोल रही हूँ ना मैं? क्योंकि मुझे महाभारत की ज्यादा नॉलेज नहीं है। और यहाँ पे है चंदू, अरविंद का छात्र, ठीक है, 20 साल का है, अरविंद के कॉलेज का प्रेसिडेंट है। और विमलेंदु, ये मृत शिक्षक है। अनुराधा इसमें एक छात्रा है, 20 वर्ष की है ये, सही है, ओके। तो इसका कथानक, इसकी स्टोरी, इसको हम कल की क्लास में देखेंगे, क्योंकि आज फिर आधी रह जाएगी और थोड़ी सी दी है इसमें, इसको और अपडेट कर दूंगी मैं कल के लिए। तो कल मिलते हैं स्टोरी एक और द्रोणाचार्य की स्टोरी के साथ, ठीक है। शिखा, प्रीति, मोनिका, सुशीला, मेघा, शीला, सुरुचि, मनीषा, राहुल, अंकिता, सूर्यकांत। ओके जी, मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम। चलें, कल मिलते हैं एक और द्रोणाचार्य नाटक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, मोस्ट वेलकम, बाय।